जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज़। आज आवाम की आवाज़ में बात करने आए हैं कि बजट के पिटारे में इस बार लोगों को क्या कुछ मिला। आपने देखा कि हाल ही में मोदी सरकार ने अपने लोकसभा चुनाव की जो आखिरी चुनावी साल था, इससे थोड़े समय पहले ही 1 फरवरी को चुनावी बजट जो है वो पेश किया। इसे चुनावी बजट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर ओर एक ही नारा लगा है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए बजट था, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस बजट से लोगों को कुछ खास मिला नहीं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बजट अच्छे से पॉलिश होकर आगे आ सकता है। लेकिन अब हम आवाम से जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये बजट उनकी उम्मीदों के अनुसार था या फिर नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। तो चुनावी साल में सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट से ये बजट आम लोगों के लिए कैसा रहा, इस बजट से क्या कुछ हासिल हुआ और क्या कुछ नहीं हासिल हुआ, हम वही जानने लोगों के बीच आए हैं। जानेंगे कि ये बजट लोगों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा बजट कहें या फिर कहें कि इस बजट से कुछ मिल भी पाया है या फिर नहीं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि सर से पहले पूछती हूँ, सर सबसे पहले बजट से आपको क्या उम्मीदें थी और क्या लगता है आपको ये बजट उम्मीदों पर खरा उतरा है? देखिए, हमें उम्मीदें थी कि शिक्षा जगत के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन हुआ उल्टा। लगभग 11% का बजट काट लिया गया है शिक्षा का, और जो ओवरऑल बजट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट अलग से रखा गया है, उनको पैसे मिलेंगे बिना किसी कोलेटरल या ब्याज के। लेकिन जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिल्कुल ही नकार दिया गया है। 11% बजट डायरेक्ट काटा गया है, और यूजीसी का जो कॉमन बजट था वो भी कम कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एजुकेशन को लेके सरकार सीरियस नहीं नज़र आ रही है। जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 6% जीडीपी का सरकार शिक्षा पे खर्च करेगी, वो नहीं दिख रहा है। और उन्होंने एक जो फोकस दिखाया है कि हम आईटीआई जो है उसको वो खोलेंगे कि 10वीं 12वीं के बाद स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने छोटे मोटे कोर्स करें और कंपनियों के यहाँ पे जाके नौकरी करें। तो ये एक डिस्करेजमेंट है हायर एजुकेशन को लेके। और जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगभग 1400 टीचर यहाँ पे थे, अभी बचे हुए हैं 600 से भी कम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। तो आप सोच सकते हैं जहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट में जैसे 18 टीचर थे और 3 टीचर हम बचे हुए हैं, तो कैसे पढ़ा पाएंगे। जिस तरीके का नॉन सीरियसनेस नज़र आ रहा है सरकार का हायर एजुकेशन को लेके, वो हमें ख़तरनाक लगता है और वो हमें ज़्यादा खलता है। इसी तरीके से शिक्षा को लेके ही अगर मैं ज़्यादा फोकस दिखाऊं तो बहुत सारे और छोटे छोटे फंड्स हैं जो काट लिए गए हैं या इनडायरेक्ट तरीके से उनको काटा गया है। और 1 लाख करोड़ का जो प्राइवेटाइजेशन के लिए फ़ंड रखा है उसकी पॉलिसी पहली बन चुकी थी, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तौर पे जानते हैं। तो ये सारा एक इसी क्रम में नज़र आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, कॉरपोरेट को लेके आना है, सरकारी इंस्टीट्यूशन को कम करना है, नकार देना है या धीरे धीरे ख़त्म कर देना है, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। सर आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? क्या लगता है आपको कि क्या जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बताया, क्या ये बजट आपके नज़रिए से भी वैसा ही है? देखिए, बहुत सारी बातें विनोद जी ने आपके साथ शेयर की। हम भारत के लगभग सबसे पुराने विश्वविद्यालय में इस वक्त पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में खड़े हैं। तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ एक ऐसी वानगी है जिसको ना तो पंजाब स्टेट की तरफ से ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई भी बजट आया हो, हमेशा पंजाब यूनिवर्सिटी को एक मायूसी हाथ लगी है। अभी भी जैसे कि विनोद जी ने बताया कि ये केवल सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का हाल नहीं है। मैं अंग्रेज़ी विभाग से हूँ। अंग्रेज़ी विभाग में किसी समय पे 22 टीचर्स होते थे, आज केवल 3 टीचर्स हैं। तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी और पंजाब सरकार ने भी 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो आला हाकिम हैं, लवली यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, उनको राज्यसभा भेजा गया। हमें कल जब ये खबर मिली बजट से पहले जो हालात जो पैदा हुए देश में कि हमारे वाइस चांसलर जो हैं, किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पूरे देश में, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पिछले 10 साल में राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किया गया है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे चांसलर्स को राज्यसभा में जाने का मौका मिला। तो आवाज़ जो है पब्लिक सेक्टर की और 80% जो गरीब जनता है उसकी राज्यसभा में पहुँचने से पहले ही मार दी जाती है। हमारे यहाँ केवल स्टाफ की कमी नहीं, आप ये देखिए कि 6 महीने से यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो धरने पे बैठे हैं।
और पूरा पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश पूरा जहां कांग्रेस की सरकार है, पीछे जहां भाजपा की सरकार थी, सेंटर में जहां भाजपा की सरकार है, तीनों ही प्रदेशों में 7वें वेतन आयोग की जो बकाया राशि थी और जो कि रिवीजन जो होना था वो आज तक नहीं हुआ है, जबकि 10वां साल लगने वाला है। तो बजट तो जैसे कि खुद मोदी जी ने कहा कि ये एक अंतरिम बजट है और जब हम आएंगे तो और जो है इसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो मैं इसको एक राजनीतिक बजट के तौर पे देखता हूँ। बजट की जो आत्मा होती है वो ये बिना आत्मा का बजट है। 3 दिन पहले चंडीगढ़ में स्कूल के जो शिक्षक हैं वो सेक्टर 20 में मस्जिद के पास इकट्ठे हुए। 3 महीने से सर्व शिक्षा अभियान के जो टीचर्स हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। पंजाब में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के टीचर्स को तनख्वाहें समय पे नहीं मिलती हैं। यूनिवर्सिटी का टीचर जो है 25,000 रुपये मासिक आय पे पढ़ाई करवा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो सोच है वो बड़ी ख़तरनाक है और ये युवाओं के लिए बजट है। मैं मानता हूँ युवाओं के लिए बजट नहीं है, लेकिन युवाओं को सोचने पर मजबूर कर देने वाला बजट ज़रूर है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार या हम कहें बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा आत्मविश्वास में है कि उन्हें शायद इस बजट में ऐसे कोई लोक लुभावन वादे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी? शायद उन्हें लगता है कि वो बिना इस बजट में ऐसी कुछ वादे या दावे किए ही जीत जाएंगे अगली बार। क्या लगता है? देखो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसका रियल डेवलपमेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये हमारा देश पिछले 70 साल से देख रहा है। ये पॉपुलिस्ट स्टेट है जहाँ पे जैसे कि आपने कहा लोग लुभावन वादे करके सरकारें बनाई जाती हैं और गिराई जाती हैं। रीसेंट पास्ट पिछले हफ्ते की बात है जिस तरह से यहाँ डेमोक्रेटिक आइडियल्स और एथिक्स की धज्जियाँ उड़ाई गई। छोटे से चुनाव में, सिटी के मेयर के चुनाव में सरेआम जो धांधली और गोरख धंधा पूरे देश ने देखा। तो मैं तो इसमें ये कहता हूँ कि भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तीनों के तीनों की जो दिशाएं हैं वो एक ही दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि पंजाब में सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है, हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो कांग्रेस की है और सेंटर में जो सरकार है वो भाजपा की है। तीनों ही स्टेट्स अपने आप में कर्मचारियों के रूप में, कर्मचारियों के लिए वो एक बहुत दुखदाई जो है स्टेट एपरेटस के तौर पे काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप तो युवा हैं, क्या लगता है आपको? क्या आपके जो आप सोचे थे मन मुताबिक बजट सामने आया है या नहीं? जैसे सर ने बताया है कि इस बजट में जो पहले एजुकेशन का बजट पहले था जितना उसका 11 पॉइंट कुछ परसेंट उन्होंने घटा दिया। ठीक है, इससे क्या है कि जैसे एक साइड ये बोल रहा है कि हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करेंगे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रफुल्लित करेंगे, बस दूसरी साइड ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो लाइक यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, वहाँ पर टीचर्स तो है नहीं, टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो नहीं रही। जैसे सर ने बताया कि मैं जैसे सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो हमारे डिपार्टमेंट में जैसे 18 प्रोफेसर चाहिए थे, तो अभी 3 प्रोफेसर हैं। बाकी हम जो JRF वाले स्कॉलर्स हैं वो टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, या जो गेस्ट फैकल्टी पे रखे हुए हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में टीचर्स को रिक्रूट ही नहीं कर रहे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना के आप कैसे कह सकते हो कि जो पॉलिसी हमने बनाई है उसको हम देश के लिए प्रफुल्लित कर सकते हैं? तो एक साइड ये थी, एक हमारी अभी रिपोर्ट आई थी इनक्वालिटी से रिलेटेड, तो इसमें इन्होंने कहा है कि हमने 25 करोड़ जनता को गरीबी से बाहर निकालना है। तो उसमें हमारे 2019 के नोबेल प्राइज़ विनर है अभिजीत बैनर्जी और उनकी मिसेज डुफ्लो, उन्होंने कहा कि कहते हैं कि जैसे आप बता रहे हो कि 25 करोड़ लोगों को आपने पॉवर्टी से बाहर निकाला, बट एज इट इज़ हमारे पास कोई ऑथेंटिक डेटा तो है नहीं। आप कैसे कह सकते हो क्योंकि निकाला हुआ है, बट इनके जो इंडिकेटर थे कि जैसे हमने हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड उसको देख के उसको वो किया है, बट वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नीति आयोग ने अपना जो डाटा लिया होगा, फिर बाद में इन्होंने बोला कि हमारा जो इंडिया है उसमें सबसे लो बजट है जो हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड ये इसमें कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि जो आप बोल रहे हो कि जैसे अभी भी इन्होंने इस बजट में बोला है कि PM आवास योजना जो उसको और बढ़ाया जाएगा और लोगों को घर की सब्सिडी दी जाएगी, न्यू घर दिए जाएंगे। सोलर के बारे में कह रहे हैं कि सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और जो 1 करोड़ हाउस होल्ड है उनको 300 यूनिट पर मंथ फ्री दी जाएगी। बट उसमें ये है कि जो बड़े घर है जिनके ऊपर सोलर लग सकते हैं उन्हीं को फ़ायदा होगा ना उसका। जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हैं, डाउन टू रोडन पीपल्स हैं, लोग जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उन लोगों को उनका कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तो इसलिए ये जो बजट है ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये जो कॉरपोरेट पक्षी जो लोग हैं उनके लिए ही है। क्योंकि जो कॉरपोरेट लोग थे उनके लिए पहले था कि 30% की स्लैब थी, फिर 25, अभी 20% का उनके पास है कि वो 20% तक पे करेंगे। बाद में क्या कि जो NPA हमारा नॉन प्रॉफिट एसेट होती है जो, उसका अभी 60% डेट हो गया इंडिया में।
उसके बारे में इन्होंने इस बजट में कोई बात नहीं कही गई कि जितना हमारा लोन चला गया है उसको कैसे हम उनसे लेंगे या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे सील करेंगे, उसके बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया। और रही बात युवाओं को वो करने की, तो इसमें ये जस्ट ऐसे कह रहे हैं कि इंटरनिंग बजट है, ये हम जुलाई में न्यू बजट लेकर आएंगे, उसमें न्यू स्कीम्स बताएंगे। ये तो एक ऐसे ही उनको लुभावने की वो है, ताकि सरकार वापस आए और फिर उसके बाद वो बजट पेश करेंगे, वैसा खाका है। आपको कैसा लगा ये बजट? क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? मैम बात ऐसी है कि जैसे हम सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई समाज में बहुत सारे ग्रुप है। तो हम जैसे सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम जो बजट को ऐसे सोसाइटी के तौर पे देखते हैं कि जो सारे सोसाइटी के ग्रुप हैं तो उसको क्या बेनिफिशियल हो रहा है या क्या बेनिफिट मिल रहा है। जैसे हम देखें कि इसमें 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली गई है कि पहले तो जो किसान का ही ले लें, उनका बोलना है कि जो 4 करोड़ किसान है उनको फसल इंश्योरेंस दिया जा रहा है पीएम फसल योजना के अकॉर्डिंग, उनको बीमे के योजना के अकॉर्डिंग उनको हम जो 4 करोड़ है जो फार्मर है जिनको बेनिफिशियल हो रहा है। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जो 3 फार्मर लॉ पास हुए थे उसके बाद उन्होंने ये सहमति बनी थी कि एमएसपी जो होगा उस पर कमेटी बनाई जाएगी और जो फसलों के एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा वो उनको दिया जाएगा। वो अभी तक क्यों नहीं अभी लागू की गई, जब बनाई गई उस पर क्यों डिस्कशन नहीं किया गया। दूसरी बात है कि यूथ को लेके बोला गया है कि बहुत सारे जो आईटीआई है, आईएम है वो नए बनाए जाएंगे और यूथ को और रोज़गार पैदा किया जाएगा। मेरा गवर्नमेंट से ये सवाल है कि जैसे 2017-18 में पिछले 45 सालों से जो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, गवर्नमेंट उसका जिक्र क्यों नहीं कर रही है। अब गवर्नमेंट ये जिक्र क्यों नहीं कर रही है कि इस साल जो 2022-23 निकला है कि 7.3 जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, गवर्नमेंट उसका जिक्र क्यों नहीं कर रही। वो यूथ कौन है जिनको जॉब मिल रही है। और तीसरा जो नारी की बात कर रहे हैं कि नारी शक्ति को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें एक में बहुत ही वो बात है कि उन्होंने बोला है कि 28% जो फीमेल है वो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट उनकी बढ़ी है 2017-18 से। मैं ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी ऐसी कास्ट की वुमेन है, कौन सी कैटेगरी की है और कौन से ग्रुप की है जो इनरोलमेंट जिनकी हायर एजुकेशन में बढ़ी है। और दूसरी मैम उन्होंने एक मेंशन किया है कि जो वुमेन है उनकी वर्क पार्टिसिपेशन 22% से 37% हो गई है। तो वो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है कि किस सेक्टर में है। हमारे 2 सेक्टर मेन होते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर। अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो कौन सी कंडीशन में काम कर रही है, क्या उनकी जो वर्किंग कंडीशन क्या है, वर्किंग आवर क्या है, क्या उनको पे मिल रही है, कैसे काम है, कि अगर वो एग्रीकल्चरल है तो वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये ऑल ओवर जो हम इसको पूरा अगर एनालिसिस किया जाए, ये चुनावी ही बजट इसको बोला जा सकता है। और दूसरा ये है कि जैसे मेरे साथी ने बताया ही है कि जो कोऑपरेटिव बजट है कि जो पहले 30% था उसको 25 कर दिया, 20% कर दिया, कि उनके लिए है एक उनकी वोटों के लिए हम चुनावी इसको बोल सकते हैं कि जो बजट है। यानी कि आपका कहना है कि ये जो बजट है ये बिना डेटा और बिना किसी भी आधार के पेश किया गया है और ये सिर्फ एक चुनावी बजट है। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? क्या ये बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? जी, बजट तो देखो उम्मीदों पे बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन ये एक सरकार ने एक नई स्कीम के तहत कह रहे कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। लेकिन इसके कैसे मायने में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई किसी भी देश को विकसित होने के लिए, डेवलपमेंट कंट्री बनने के लिए मतलब उसकी एक पॉलिसी बनती हैं। उस चीज़ के लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एरिया ठीक करना पड़ता है, उसके एजुकेशन पॉलिसी को ठीक करना पड़ता है। लेकिन वही जो अभी साथियों ने बताया थे कि एनईपी को देखते हुए उनमें से कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें देश को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी। उसी पर एग्रीकल्चर है जो भी सब हमारी सरप्लस है, उसमें भी उन पर कोई ऐसी वैल्यू आ नहीं रही है जिससे इसमें गवर्नमेंट की तरफ जो होना चाहिए था। इवन पीछे भी ऐसे ही बजट पास किया गया था, लेकिन वही सिर्फ कागजी बजट रहता है, फील्ड के ऊपर नहीं आता ये। तो इसी पे कहना चाहती हूँ सिर्फ है कि ये चुनावी बजट ही हम इसको कह सकते हैं। आपको क्या लगता है मैम, क्या आप महिला हैं? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी महिलाओं के लिए क्या लगता है आपको कि क्या ये बजट महिलाओं के लिए परिपूर्ण बजट था? मैं इस बात से फुल्ली एग्री नहीं करती हूँ। ऐसे बेसिकली जैसे आपने कहा था कि इस बारी बजट में 4 मुद्दों पे उठाया गया था, तो इसमें से दूसरा मुद्दा महिलाओं का था। तो मैं महिलाओं के मुद्दों पे ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने ये चुनौती दी है कि हम लोगों ने पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट 28% तक एम्पावरमेंट करी है, वुमेन एम्पावरमेंट। बट उन लोगों ने किसी भी विभाग के उस पर डिवाइड नहीं करा है कि कौन से विभाग की महिलाओं को कितना एम्पावरमेंट किया है, कितना एम्पावर दिया है या कितनी
एम्प्लॉयमेंट मिली है, कौन सा इनफॉर्मल सेक्टर है या फॉर्मल सेक्टर है। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं वो जितना खुल के डाटा दिखना चाहिए था, कहीं ना कहीं वहाँ पर वो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी डाटा में। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतना एम्पावरमेंट हुई नहीं है जितनी कही गई है। लेकिन क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहा बजट? शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हम जो डाटा देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि जो यूनिवर्सिटी को स्पेशली ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है, अराउंड 5360 करोड़ इस बार उन्होंने किया था 2023 से 24 तक। बट 24 to 25 इन्होंने सिर्फ 2500 करोड़ रखा है। तो इसमें 50% तक घटाव के क्या वो हो सकता है, क्या रीज़न्स हो सकते हैं। इवन ना हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट की बात कर ले, सिर्फ 3 प्रोफेसर से, बाकी हमारी जो गेस्ट फैकल्टी हो या फिर जो भी हो उसमें से रिसर्च स्कॉलर पढ़ा रहे हैं। तो उस चीज़ में भी कोई वो नहीं है, ना बढ़ोतरी है ना कुछ नहीं है। तो किस उस चीज़ पे कौन से बेसिस पे हो रही है वो चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते हम फाइंड आउट। लेकिन सरकार कह रही है कि हर घर रोजगार भी मिल रहा है, लोग मतलब जितने भी नौजवान हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, आपने अभी तक क्या देखा है कि क्या रोजगार सच में मिल रहे हैं या बेरोजगारी की जो आवाज़ है वो ज़्यादा बुलंद है? आपने ये चीज़ वो मैंने फाइंड आउट करी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो हमारा, उसमें 125 कंट्रीज़ काउंट की गई है, जिसमें से इंडिया का रैंक 111 है। तो 111 में गवर्नमेंट कह रही है कि 25 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो कौन थे वो लोग, कहाँ है वो लोग, किन लोगों को निकाला है, और हमारा अगर निकाला है तो हमारा ये रैंक क्यों इतना ज़्यादा है, क्यों कम नहीं हुआ ये रैंक। तो आई डोंट थिंक सो इस पॉइंट पे गरीबों के लिए भी कुछ हुआ है हक में। तो आपको नहीं लगता कि ये बजट जो है, क्या आपको लगता है कि सरकार को अगर मान लीजिए 2024 के चुनाव जीतने हैं, क्या सरकार को इस बजट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है? इस ज़रूरत थी, और एक वैलिड सोर्स की ज़रूरत थी, एक ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत थी, प्रॉपर सेक्शन डिवाइड करके उस डाटा को अच्छे से प्रेजेंट करने की या रिप्रेजेंटेटिव डाटा को दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस करके अगर ये एक रिप्रेजेंटेटिव डाटा नहीं है तो इतने सारे जो प्रश्न हैं वो हम लोगों में भी है एज अ यूथ और एज अ पार्ट ऑफ दिस नेशन। आपको इस बजट से कैसी उम्मीदें थी? देखिए, पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी सारा डेटा दिया है अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ों पर। जैसे अभी मेरी फ्रेंड ने बोला कि 25 करोड़ लोगों को पावर्टी से ऊपर खींचा गया है, ये दावा करती है सरकार। बट ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम फिर भी इतने उस रैंक पर हैं, पीछे रैंक पर हैं। ऐसे ही काफ़ी सारा हम भ्रष्टाचार के बारे में बात करते आए हैं हमेशा से। सरकार आने से पहले दावा करती थी कि हम भ्रष्टाचार नहीं रखेंगे, बट भ्रष्टाचार करप्शन इंडेक्स जो है उसमें भी हमारी कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस ख़राब रही है। इनफैक्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी हम बहुत ख़राब हैं। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि शायद घटनाएं अभी भी काफ़ी सारी ऐसी हो रही हैं, बट वो प्रेस के माध्यम से अब बाहर नहीं आ पाएंगी क्योंकि फ्रीडम नहीं है कंट्री में उस कदर का। और ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भी हमने बहुत बुरा परफॉर्म करा है। तो ऐसा क्यों है कि इतनी इनकन्सिस्टेंसी है कि जो गवर्नमेंट डेटा दे रही है वर्सेस जो हमें इंटरनेशनल फोरम्स जो डेटा दे रहे हैं वो इतने अलग क्यों हैं? हम बोलते हैं कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन सबसे अच्छे हैं, सब कुछ हैं, तो फिर हमारा ऐसा क्यों है कि आज कभी हमारी मालदीव से हमें खटपट सुनाई देती है, कभी नेपाल से सुनाई देती है, कभी बॉर्डर पे सुनाई देती है। तो फिर हम फॉरेन रिलेशंस अपने कौन सी कंट्रीज से, अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज से नहीं अच्छे कर पा रहे तो हम किन कंट्रीज से अच्छे कर रहे हैं फिर वो रिलेशंस? तो यही है। तो आपको लगता है कि बजट में ऐसा कुछ खास था नहीं? सबसे ये बोला जा रहा है कि आज तक की सबसे वन ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पीचेस थी। तो यही देखने में आ रहा है, यही समझ में आता है इससे कि शायद सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है कि बिना ये सब करे, कुछ अच्छा इंक्लूजन करे भी उनको जीत मिल ही जाएगी। तो इसलिए अभी वो सिर्फ फोकस ही इस पे कर रहे हैं कि हम आगे 10 साल में क्या करने वाले हैं, या इलेक्शन जीत के जब आएंगे तब क्या करेंगे। लेकिन मैंने अभी सुना था पीछे कि बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ भी मैं बात सुन रही थी कि मणिपुर की एक बात होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि बजट तो चलिए एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन बात अगर देश की करें तो देश में गवर्नमेंट ने कितना मणिपुर के मुद्दे पे कितना ध्यान दिया? मैम ऐसा है कि जैसे हमेशा से ये रहा है कि जब अलग अलग सोर्सेज से आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमेशा से ये होता था कि न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ एक बहुत रिलायबल सोर्सेज हुआ करते थे। बट अब ये ना सोर्सेज शिफ्ट हो गए हैं व्हाट्सएप पे, जिस पे आपको भी पता है कि कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो कोई भी उठा करके डाल सकता है। तो कई जगह से ये IT सेल्स और इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इतना कम है, तो हम ये उसकी सिचुएशन पर नज़र ही नहीं डाल सकते। बात तब हो पाएगी जब उसका एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि वहाँ एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है, सरकार क्या कर रही है। जब आप खुद ही देख लीजिए मीडिया कवरेज मणिपुर के बारे में बहुत, इनफैक्ट उसकी जगह मसाला जो टॉपिक होते हैं उन पे ज़्यादा न्यूज़ बनाई जाती है।
तो जब न्यूज़ में आएगा वो चीज़ हाईलाइट होगी तभी उसके बारे में और लोग बात करेंगे, लोग अपनी ओपिनियन फॉर्म करेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे कि सरकार ने 4 जातियों का नाम स्पेशली मेंशन किया है। वो हर भाषण में भी अभी तक पीएम मोदी भी बोलते आए हैं कि गरीब, महिला, युवा, कृषि, बस ये 4 जातियां जिन पर मुझे फोकस करना है और जिनको मुझे आगे बढ़ाना है और जो आगे बढ़ रही हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इन 4 जातियों के नाम पर ही बीजेपी की नैया पार हो जाएगी 2024 में या फिर नहीं? मैम मुझे लगता है नैया पार करने के लिए शायद उनको इन 4 पिलर्स की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अपोजिशन अगर देखा जाए तो इस समय इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर वो कुछ नहीं भी करते तो शायद उनको पता था, और जो कि उनके बजट में दिख भी रहा है, जितना हल्का बजट और जो उनके सिंबॉलिक चीज़ों में वो ज़्यादा जा रहे हैं कि इस बार हम मेक इन इंडिया के टैबलेट में प्रेजेंट करेंगे, इस बार हम एनवेलप में प्रेजेंट करेंगे या इसमें प्रेजेंट करेंगे। तो साल दर साल यही देखा जा रहा है कि इस बार पिंक है, इस बार ये है। तो हमें हमेशा मतलब चेंज हो रहे हैं। हाँ, सिंबॉलिक चीज़ों में ज़्यादा फंसाया जा रहा है कि इस बार हम उसके अंदर जो भी हो वो बाहर से पिंक कलर का है तो विमेन के लिए हो जाता है, इसका ये तो कोई मतलब लॉजिकल बात नहीं है। तो आपके लिए शायद ये बजट, मुझे ये लगता है कि बजट अगर वो शायद नहीं भी करते, ये बजट पेश करने से अलावा अगर वो नहीं भी करते तो भी शायद उतना ही इम्पैक्ट पड़ता जो ये बजट देने के बाद पड़ा है। आपको इस बजट से पहले क्या तो उम्मीदें थी? सो एवरी ईयर बजट आता है और वो सब होता है कि लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है बजट आने से पहले, और एवरी ईयर वो देखते हैं वो रूटीन कि जब वो बजट आता है तो वो सबकी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा ही वो डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। तो इस बार भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, सेम ही था कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लोगों को वो लगा। और मतलब कि अगर एजुकेशन जहाँ पे हम हैं एक एजुकेशन सेक्टर में हैं और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईआईटीज़ या आईएम्स के बजट रिड्यूस कर रहे हैं, विच इज़ सो बैड। मतलब कि जो इतना एक इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है सोसाइटी का, वो वाले इंस्टीट्यूशंस जो कि नेशन बिल्डर है, उनका बजट यू आर कटिंग बाय हाफ। और दूसरा जैसे फार्मर्स ही है, एक जो वो जाति बोलते हैं, एक जो कृषि वाला पार्ट है, तो बहुत कुछ साल पहले तक हम सुनते थे कि बजट में या उनका एक गवर्नमेंट का था कि बाय 2022 विल डबल फार्मर्स इनकम। 2022 निकल गया, हम 2 साल बाद कुछ नहीं हुआ। मतलब कि वो इट्स सेम ओनली जो एक्चुअल फार्मर्स हैं, जो रियली डाउन ट्रोडन पीपल हैं, उनकी लाइव्स में कोई इतना सब्सटैंशियल किसानों का आंदोलन ही देख लीजिए, उसमें कितना कुछ हाँ है ना, तो कितना जो एक्चुअली जिनको ज़रूरत होती है उनमें उन लोगों में सब्सटैंशियली कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। सो इट्स लाइक सेम ओनली। और जो रियल इश्यूज़ है, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और इवन वी नीड हैबिटेबल सिटीज़, उन सब चीज़ों पे बात नहीं है। जो रियली जो एक इंसानों के लिए जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वही इट्स एक सेम रिपीट, बस वो सेम उसमें डाला है, उसी को बस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इट्स लाइक सेम ओनली। और आई थिंक जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो मॉरल म्यूटनेस से बाहर आएँ और अपने माइंड्स को थोड़ा अनलॉक करें, थोड़ा वाइडन अप करें होराइजन। आपको लगता है कि आपने जैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ें थी, कृषि के बारे में आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें थी और हमेशा ही हम उम्मीदों के औंधे मुँह गिरते हैं और फिर वही होता है कि उम्मीदें पूरी नहीं हुई बजट में। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने इस बार बजट पेश किया है, क्या सरकार में आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है कि बजट पेश ना भी किया जाता तो भी सरकार को लगता है कि हम जीत ही जाएंगे? सो आई थिंक ये गवर्नमेंट पे कमेंट करने से बेटर है, आई वांट टू मतलब कि एड्रेस पीपल कि आप एक वाइज डिसीजन लें, वट एवर इट इज़, जो भी है, मतलब कि वोट वाइजली। मतलब कि आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एनी जो भी हैं, बट इट्स मोर ऑन द पीपल कि वो आप वो वाइजली चूज़ करो, मतलब कि वोट करो वाइजली और ये सब चीज़ें देखो। दैट्स इट। मतलब कि आई डोंट वांट टू कमेंट। लेकिन इस बजट में शोर बहुत मचा है कि अरे 4 जातियों को दिया गया, 4 जातियों को दिया, महिला, युवा, गरीब, कृषि, लेकिन 4 जातियों को मिला तो कुछ नहीं है। इट्स सेम, हम वही है ना, जैसे इट्स लाइक वाइट एलिफेंट खड़ा कर दिया, सफ़ेद हाथी, कि वो देखने में बहुत जैसे वाइट हाथी होता है कि वो देखने में बहुत ऐसा ग्रैंड लगता है, बट उसका एक्चुअल यूजेज होता है वो कुछ नहीं है, होलो। तो होलो बजट वो बिल्कुल सही है जो इसके लिए टर्म्स यूज़ करने हैं। मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर आज बात हो रही थी तो आपने देखा कि लोगों ने क्या कुछ कहा कि क्या जो 4 जातियां थी जिस पर मोदी सरकार ने फोकस किया था, क्या उन्हें कुछ मिला? लोगों के हिसाब से तो लगता है कि शायद उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शायद इससे उम्मीद होगी और शायद कुछ लोगों को ये उम्मीद होगी कि अगर सरकार आती है तो ये बजट और पॉलिश होकर सामने आएगा। लेकिन इस बजट से हमेशा की तरह उम्मीदें काफ़ी थी, लेकिन शायद लोगों के हिसाब से मिला कुछ कम ही। तो आपने आज आवाम की आवाज़ में
बजट के मुद्दे पर आवाम की आवाज़ सुनी और अब हम अगली बार एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।